हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में। अब हम गैसेस को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन से शुरुआत करी थी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है। वो डस्ट, गैसेस और वाटर वेपर से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग अब गैसेस पढ़ रहे हैं। तो देखिए, गैसेस पढ़ाने से पहले मैं स्क्रीन पे एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप लोग एक बार देखो, ये फोटो देख लो स्क्रीन में। इसमें आप लोगों को देखोगा सारी गैसेस के बारे में इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि ऑक्सीजन, CO2 हो गया, एरोगन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो मतलब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद बाकी सारी की सारी गैसेस कम होती है। ये बुक में दिया हुआ नहीं है, और उसका परसेंटेज भी दिया हुआ है कौन सी गैस कितनी होती है। तो ये बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। PCS वगैरह में भी इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी गैस का परसेंटेज कितना है, उसका फॉर्मूला वगैरह, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बुक में अवेलेबल नहीं इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट गैसेस जिसके बारे में मैंने बात करी कि मतलब ये सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। लेकिन हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग गैसेस में यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। उन गैसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनका एक बहुत बड़ा मेजर रोल है हमारी लाइफ में, हमारे नेचर में चीजों को कंट्रोल करने में। देखिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा? सन। सन क्या है? हमें सनलाइट दे रहा है, विटामिन डी देता है, ठीक है ना। उसी से क्या होता है, काफी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर्स में भी बताया था ना कि जब सनलाइट पड़ती है तो उससे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब आगे भी पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में। और उससे विंड चलती है, हवा मूव होती है, बरसात होती है। तो एक सन का जो बहुत बड़ा प्राइमरी रोल है हमारे किस पे, हमारे अर्थ सरफेस पे। लेकिन जो हमारा सनलाइट आ रही है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है, हम लोगों ने जान सुना होगा एक दो बार आप लोगों ने। तो थोड़ा उसी को हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। मतलब सनरेज जो पड़ रही है हमारी अर्थ पे, क्या वही चीजें बस एक रोल प्ले कर रही है हमारी अर्थ को गर्म रखने में, या और भी कोई चीजें हैं? तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझेंगे और गैसेस के बारे में समझेंगे। तो हम लोग गैसेस की दो इंपॉर्टेंट गैसेस इसमें बुक में भी दी हुई है जिसको हम समझेंगे। तो गैसेस में एक हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और एक हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर। ये ओजोन जो है O3 बोलते हैं हम इसको, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेसिकली, हम कार्बन डाइऑक्साइड होती क्या एक्चुअली में? देखिए, अगर परसेंटेज की बात करूं तो काफी कम है नाइट्रोजन के मुकाबले में। लेकिन जितनी भी है नेचर में फायदा भी दे रही है और नुकसान भी दे रही है, ठीक। कैसे, अब देखो समझते हैं इसको। तो बेसिकली क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मेट्रोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस एट इज इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब होता क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, बेसिकली कार्बन का काम क्या होता है, रोल जो है इसका, वो ये होता है कि जो हमारे ये अर्थ सरफेस है, जैसे कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, तो जो सनलाइट आ रही है ना हमारी जो सनरेज आ रही है, जो सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ पे पड़ रही है, तो उसके लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है। एक सबसे अच्छा एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि आप गाड़ी का एग्जांपल हो। गर्मियों में आप लोगों ने नोटिस करा होगा, जब आप गाड़ी में बैठे होते हो तो सनरेज आती है अंदर तक गाड़ी में, ठीक है ना। लेकिन जब आप लोग, क्या होता है, गाड़ी बंद होती है तो क्या होता है, हीट अंदर ही रह जाती है ना, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम लोग कहते हैं। तो होता क्या है कि कार्बन का काम क्या है हमारे अर्थ सरफेस में? कार्बन का काम ये होता है कि जो हमारा, जैसे कि ये मान लो कार्बन की लेयर है अगर कहीं बीच में, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो होता क्या है कि जो सनरेज आ रही है, इसमें क्या है ना, इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो जो सोलर रेडिएशन आ रही है, जो सनरेज आ रही है, हीट उसको पास होने देता है, ट्रांसपेरेंट है। और ओपेक का मतलब होता है वापस नहीं जाने देता, रोक देता है उसको। किसको? यानी कि जब वापस सनरेज आएंगी तो रेडिएट भी तो करेंगी ना। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कोई चीज टकराती है तो वो वापस भी जाएगी, चाहे वो साउंड हो गई, चाहे वो लाइट हो गई, चाहे वो सनलाइट हो गई। तो जब सनरेज आई तो वापस रेडिएट करके वापस चली जाएंगी। तो हमारा सरफेस है वो तो हीट है, जो हमारा अर्थ सरफेस है वो तो हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर बाकी हीट वापस चली जाएगी। तो क्या होता है कि अगर मान लो कार्बन नहीं होगा ना, कार्बन CO2 अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होगी, तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ एक्सट्रीम लेवल की गर्मी देखने को मिलेगी और एक्सट्रीम लेवल की ठंड भी देखने को मिलेगी। जैसे कि दिन भर तो चलो गर्मी रहेगी बहुत ज्यादा, और फिर क्या होगा, रात को जब सूरज ढल जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर अचानक से ठंड हो जाएगी। क्योंकि गर्मियों के मौसम में आप लोग का भी ऑब्जर्व करना है कि जब गर्मियां होती है बहुत ज्यादा, तो गर्मियों में क्या होता है, हमारे यहाँ दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, भीषण गर्मी होती है, सनरेज डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है। रात को भी गर्मी का असर क्यों रहता है? वो रात को गर्मी का असर इसलिए रहता है, टेम्परेचर गर्म इसलिए रहता है, उसका कारण ये होता है कि जो कार्बन होता है हमारा, जो कार्बन एटमॉस्फेयर में होता है, वो हीट को रोक के रखता है, वो सोलर रेडिएशंस को रोक कर रखता है और उस एटमॉस्फेयर को गर्म बना के रखता है, ठीक है ना। अगर कार्बन नहीं होगा ना, तो कार्बन ना होने की वजह से क्या होगा कि वो जो रेडिएशन है वो वापस चली जाएंगी, और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि वहां पे एकदम अचानक से ठंड देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए कार्बन का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक। उसके बाद कहता है इट इज अ सोर्स, इट absorb a part of terrestrial radiation and reflect back some part of it towards the earth surface।
और उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है ना। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस आर कांस्टेंट बट CO2 वॉल्यूम हैज बीन राइजिंग सिंस पास्ट डिकेड ड्यू टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल। तो अब हो क्या रहा है, देखो बाकी की जो गैसेस है उसका तो चलो ठीक है, वॉल्यूम बढ़े, मतलब इतना नहीं बढ़ रहा है कि जितना कुछ सालों में, डिकेड यानी कि कुछ सालों में क्या हो रहा है, हमारा CO2 जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब जैसे कि देखिए, अगर बिजली की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो कोयला जलाने से हो रही है, ठीक है ना। गाड़ियों का पॉल्यूशन हो गया, इन सारी चीजों से भी तो कार्बन निकलता है ना। तो वो जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वो जो कार्बन क्रिएट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, CO2 की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ रही है। अब CO2 ज्यादा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, ज्यादा हीट बढ़ने को मिलेगी। तो आजकल हम जैसे कह रहे हैं ना कि जो हमारा जिस तरीके का एनवायरमेंट हो गया, बहुत ज्यादा कार्बन बढ़ गया, तो जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, और पॉल्यूशन और फिर उसकी वजह से भी हीट ज्यादा बढ़ गई है, गर्मी ज्यादा हो गई है। तो अब ठंड कहाँ रहती है, ठंड कम देखने को मिलती है आजकल, ठीक है ना, गर्मी ज्यादा हो गई है। तो ये इन्वायरमेंट में, नेचर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो कार्बन है, कार्बन कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, पेड़ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पेड़ कटे जा रहे हैं आजकल, तो पेड़ों की भी क्वांटिटी कम होगी, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना। अगर पेड़ ज्यादा होंगे तो कार्बन इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे, कार्बन का ही क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और पेड़ कम रह जाएंगे तो क्या होगा, एनवायरमेंट में डिसबैलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से बता रहा है कि जो ग्रीन हाउस, जो मतलब कि अब फॉसिल फ्यूल वगैरह जलाए जाते हैं, तो फॉसिल फ्यूल जलने से क्या होता है, कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है तो उससे हीट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, ज्यादा हीट रेडिएशन रोकी जा रही है, जिसकी वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर में ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा, तो ये तो मैंने बात करी कि ड्यू टू दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इसी की वजह से टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूंगा, फिर आता है हमारा ओजोन लेयर। तो ओजोन को हम O3 कहते हैं। सो ओजोन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर फाउंड बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर। तो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में यहाँ देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे एक गैस की लेयर देखने को मिलती है, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये गैस की लेयर होती है जो पूरी ऐसे लंबे तरीके से फैली हुई है, ठीक है ना। अब ये गैस की लेयर, अब इस ओजोन का काम क्या होता है, ओजोन का काम होता है, इट इज एक्ट एज द फिल्टर एंड एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएटिंग फ्रॉम द सन। यानी कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकल कर आ रही है ना, उसको ये फिल्टर करता है, उसको हमारे अंदर तक नहीं आने देता है, और सिर्फ सनलाइट जो है, जो हमारे लिए फायदेमंद है, वही इसको अंदर तक लेकर जाता है। अब आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे अंटार्कटिका वगैरह में ओजोन लेयर वगैरह में छेद हो गया है, तो वो इसलिए नहीं हुआ है। उसमें क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, जो हमारे AC फ्रिज वगैरह से जो गैसेस निकलती हैं, वो इसके साथ रिएक्शन करती है O3 के साथ, और इसको डिप्लेट करती है। डिप्लेट करने का मतलब है इन गैसेस को कम कर रही है, यानी कि हमारे जो AC और ये फ्रिज, जिनमें से जो गैसेस रिलीज हो रही है, वो गैसेस इसके साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये गैस कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उससे खतरा है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, ये गैस ही खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकती है, स्किन कैंसर वगैरह देखने को मिलता है। तो इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। तो इन गैसेस के बारे में अगर आप लोग ऐसे UPSC के स्टूडेंट है, या अगर कोई स्कूल का बच्चा इसको देख रहा है, इस वीडियो को, तो इन चीजों को आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नेचर है ना, नेचर में जो सारी चीजें, इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, और हमारा कंसर्न होना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज बर्न कर रहे हैं, तो सोचो उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कार्बन का कितना बड़ा इंक्रीज होगा, ओजोन किस तरीके से डिप्लेट होगा। तो जिस तरीके से लोगों के लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहा है, हर कोई AC चला रहा है, फ्रिज है, तो उसका किस तरीके से एनवायरमेंट पे भी फर्क पड़ रहा है। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन के बारे में बताया कि हमारी जो इंपॉर्टेंट गैसेज है एटमॉस्फेयर में, किस किस तरह की गैसेज और हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल साबित है। तो एक बार दोबारा से कंपाइल कर देता हूँ इस टॉपिक को। देखो, हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस पढ़ रहे हैं, जो हमारे यूज की हैं, ऑक्सीजन तो हम लोगों ने पढ़, ऑक्सीजन के बारे में तो हमें पता है। ऑक्सीजन क्या होती है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो पौधे छोड़ते हैं हमारे, ठीक है। CO2 लेंगे, कार्बन लेंगे और CO2 छोड़ते हैं, सॉरी, कार्बन लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे हमारे लिए, ठीक है ना। और ऑक्सीजन तब हम लेंगे, ठीक। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है हमारे एनवायरमेंट में। क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है, रेडिएशन को रोक कर रखती है, ताकि हमारे एनवायरमेंट को टेम्परेचर का संतुलन बनाए रखे। और ओजोन का काम क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेस को हमारे अंदर आने से रोकती है। तो अगर इससे मान लो कोई क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए स्टेट PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूं। जैसे ओजोन का पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में 10 से 50 किलोमीटर में। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, बेसिकली रेडिएशन को रोक के रखना। और ओजोन का काम क्या होता है, जो वो होती है हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है, उनको रोक के रखना, ताकि वो इंसानों तक ना पहुंच सके।
तो यही था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको गैसेस पार्ट के बारे में बताया था। अब हम अगले पार्ट पे अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर वेपर के बारे में, यानी कि अगला पार्ट होगा हमारा वाटर वेपर का, उसके बाद फिर हम डस्ट पार्टिकल्स के बारे में कवर अप करते चलेंगे। तो यही था मेरा टॉपिक। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और इस इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।